गाइज आज हम एक्सप्लेन करेंगे चंदू चैंपियन को। ये मूवी 2 दिन पहले ही इंडिया में रिलीज हुई है। सारी लेटेस्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं चंदू चैंपियन की स्टोरी की तरफ। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मुरलीनाथ पेटकर जो कि एक स्पोर्ट्समैन थे उनके जीवन पर आधारित है। इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता था। चंदू चैंपियन की कहानी इन्हीं की स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत होती है 2017 से और जहां पर हमें महाराष्ट्र के संगली जिले में मुरलीकांत पेटकर को दिखाया जाता है जो काफी बुढ़े हो चुके हैं और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं उन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर केस करना है। मुरलीकांत की इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी स्टेशन के लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर मुरलीकांत से पूछता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर केस करने का कारण क्या है, आप मुझे बताइए कि आप उनके ऊपर केस क्यों करना चाहते हैं। तो मुरलीकांत बताते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अभी तक अर्जुन अवार्ड नहीं दिया है। तो गाइज अर्जुन अवार्ड उसे दिया जाता है जो गेम्स और स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और यह अवार्ड स्पोर्ट्स का सेकंड हाई अवार्ड माना जाता है। मुरलीकांत जी कहते हैं कि मैं इस अवार्ड का हकदार हूँ लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अभी तक ये अवार्ड नहीं दिया है। तब इंस्पेक्टर पूछता है कि इस उम्र में वो इस अवार्ड का करेंगे भी क्या। इस पर मुरलीकांत कहते हैं यह अवार्ड मुझे मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे गाँव के लिए चाहिए, क्योंकि अगर यह अवार्ड किसी गाँव के नागरिक को मिलता है तो उस गाँव को काफ़ी फेम मिलता है और उस गाँव को सारा इंडिया जान जाता है। उस गांव में काफ़ी विकास होता है, जैसे सड़कें बन जाती हैं, बिजली और लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब क्योंकि मुरलीकांत जी का गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है इसलिए अपने गांव के विकास के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड चाहिए। इसके बाद इंस्पेक्टर को उसकी कहानी में काफ़ी इंटरेस्ट आता है और वो उनसे पूछता है कि मुझे आपकी सारी स्टोरी सुननी है और मुझे जानना है कि आपको अर्जुन अवार्ड क्यों चाहिए। जिस पर मुरलीकांत इंस्पेक्टर और स्टेशन के बाकी लोगों को अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं और मूवी की स्टोरी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और कहानी शुरू होती है 1962 से, जहां हम देखते हैं मुरलीकांत अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के एक गांव में रहता था। मुरलीकांत की उम्र 7 से 8 साल होती है। वह अपने बड़े भाई जगन्नाथ के साथ गांव के एक ऐसे लड़के को देख लेता है जिसने किसी स्पोर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। मुरलीकांत देखता है कि उस लड़के को सभी गाँव के लोग काफी इज्जत दे रहे हैं और उसे काफी फेम भी मिल चुका है। मुरलीकांत उस लड़के से प्रभावित हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि उसे स्पोर्ट्स में ही जाना है, उसे भी अब इज्जत पानी है और फेम पाना है। फिर क्या था, मुरलीकांत पता लगाने में लग जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कौन सा होता है। फाइनली उसे पता चल जाता है कि सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ओलंपिक्स होते हैं और जो भी ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतता है वो सबसे बड़ी बात होती है। ये जानकर मुरली ने सोच लिया था कि वो बड़ा होकर इन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेगा। उसके बाद हम देखते हैं मुरली अपने स्कूल गया है जहाँ पर टीचर सारे बच्चों से पूछता है कि बड़ा होकर उनको क्या बनना है। सारे बच्चे अलग अलग फील्ड बताते हैं, जैसे किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को सोल्जर आदि बनना था। लेकिन जब मुरली का नंबर आता है तो वो बताता है कि उसे स्पोर्ट्स चैंपियन बनना है और गोल्ड मेडल जीतना है। इस पर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसे चंदू चंदू नाम से चिढ़ाने लगते हैं और चंदू चैंपियन कहने लगते हैं। क्लास के अंदर एक बच्चा होता है जो उसको सबसे ज्यादा चिढ़ाता है और वो बच्चा स्कूल के बाहर आने के बाद भी उसे चंदू चैंपियन कह करके बुला रहा था। मुरली को बहुत बुरा लगता है और मुरली उसे पीटने लगता है और उन दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है। तभी वहां पर मुरली का बड़ा भाई आता है और लड़ाई शांत करके मुरली को वहां से ले जाता है। रास्ते में मुरली का भाई उसे समझाता है बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर तुम्हें लोगों का मुंह बंद कराना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में जाना है तो कुछ करके दिखाओ। और उसके बाद मुरली डिसाइड करता है कि अब उसको कुछ करके दिखाना है। उसके बाद मुरली और उसका भाई गाँव के एक पहलवान के पास जाते हैं। मुरली उससे विनती करता है कि उसे भी पहलवानी की ट्रेनिंग दे दी जाए ताकि वो बड़ा होकर कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत सके। इसके बाद पहलवानों का ट्रेनर मान जाता है और उसे भी पहलवानों के साथ ट्रेनिंग देने लगता है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि मुरलीकांत अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। तभी एक दिन पहलवानों का ट्रेनर बताता है कि उसके एक जीजा हैं जो बगल वाले गाँव में रहते हैं, उनका एक बेटा है यानी मेरा भांजा, वो भी पहलवानी करना चाहता है और मेरे जीजा ने बोला है कि इस गाँव में वो एक कुश्ती का आयोजन करेंगे और पहलवानों को उनके बेटे से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। और आगे वो पहलवानों का ट्रेनर बोलता है कि मेरा जीजा बड़ा गुस्से वाला है, इसलिए मैं जब तुम लोगों में से किसी एक पहलवान को अपने भांजे से कुश्ती करने के लिए चुनूं तो तुम लोग जानबूझ के हार जाना ताकि मेरा भांजा जीत सके और मेरे जीजा खुश हो जाएं। उसकी ये बातें सुनकर सारे पहलवान मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम जानबूझकर नहीं हारेंगे, नहीं तो हमारी गाँव में बहुत ही बेइज्जती होगी। तो फाइनली सभी मिलकर ये तय करते हैं कि उससे लड़ने के लिए मुरलीकांत को चुना जाएगा, क्योंकि मुरलीकांत को कोई भी दाव पेच नहीं आता, इसे तो मेरा भांजा आराम से हरा देगा। फाइनली कुश्ती का दिन आता है और मुरली की कुश्ती शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। मुरली पहलवान के भांजे को उठा के पटक देता है और जीत जाता है। इस पर सभी गांव के लोग मुरली के लिए खुश होते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ पहलवान का जीजा गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वो सारे गांव वालों और पहलवानों पर यह आरोप लगाता है कि उन्होंने जानबूझकर उनके बेटे को हराने के लिए एक बड़े ही पहलवान को भेजा है और इस पहलवान को पहलवानी के सारे दांव पेच आते हैं। और इसके बाद वो अपने साथ जितने भी आर्मी लाया था उनसे कहता है कि मुरली कांत को पीट पीट कर मार डालो। तभी अपने आप को बचाने के लिए मुरली वहां से भाग जाता है और भागते हुए रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। किस्मत से तभी वहां से एक ट्रेन जा रही थी और उसके अंदर हम एक सरदार को देखते हैं। मुरली को भागता देख उसे हाथ देकर सरदार ट्रेन के अंदर चढ़ा लेता है। उसके बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मुरली सरदार के लिए अपनी सारी स्टोरी बताता है। अब सरदार कहता है कि कल फौज की भर्ती है और मैं भी भर्ती देखने जा रहा हूँ। उस पर वह मुरली से भी भर्ती देखने के लिए कहता है क्योंकि फौज के अंदर कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं और मिल्खा सिंह, ध्यानचंद जैसे कई लोग मिलिट्री के जरिए ही आगे बढ़े हैं। फिर क्या था, मुरली भी अपने दोस्त के साथ फौज की भर्ती दे देता है और फाइनली बहुत ही आराम से वो भर्ती को क्लियर कर लेता है। उसके बाद इन सबको ट्रेनिंग के लिए अकेडमी भेजा जाता है जहाँ ये लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तभी एक रात मुरली अपने सारे दोस्तों को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि उसे ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आना है। तभी वहाँ एक लड़का उस पर हंसने लगता है और कहता है ऐसे बहुत सारे आए हैं लेकिन गोल्ड मेडल जीतना कोई आसान बात नहीं है। तभी मुरली को उस पर गुस्सा आता है और फिर क्या था, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी उनका सीनियर अफसर वहाँ आता है और मुरली को पनिशमेंट देता है और कहता है कि उसके जैसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। इस पर मुरली कहता है कि उस लड़के ने मेरे सपने का मजाक उड़ाया था, मेरा सपना गोल्ड मेडल जीतना है। अब ये सुनकर सीनियर अफसर मुरली से पूछता है कि ओलंपिक्स में तुम्हें किस क्षेत्र में गोल्ड मेडल लाना है, क्योंकि ओलंपिक्स में तो बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। ये सुनकर मुरली कहता है मुझे कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतना है। अब सीनियर मुरली को बताता है कि ओलंपिक्स में कुश्ती नहीं होती है पर बॉक्सिंग जरूर होती है और वो यहाँ पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले सकता है। फिर क्या था, वो सीनियर वहाँ के कई कैंडिडेट्स को बॉक्सिंग के अंदर सेलेक्ट होने का मौका देता है, जिनमें से कई लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और मुरली भी सेलेक्ट हो जाता है। अब उसके बॉक्सिंग के ट्रेनर का नाम है टाइगर। टाइगर सर सबके लिए ट्रेनिंग सिखाते हैं और फाइनली 6 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। अब ये 6 लोगों को टोक्यो भेजा जाता है क्योंकि जापान देश के टोक्यो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था और इन 6 लोगों में मुरली और उसका सरदार दोस्त भी होता है। अब यहाँ उन्हें बताया जाता है कि टूर्नामेंट में अगर उन्होंने अच्छा खेला तो उन्हें ओलंपिक्स में जाने का मौका मिलेगा। वहाँ जाकर मुरली और उसका दोस्त अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन उसका सरदार दोस्त ज़्यादा आगे नहीं जा पाता, लेकिन मुरली काफ़ी आगे जाता है और मुरली सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। टोक्यो में मुरली की मुलाकात एक इंडियन लड़की नयनतारा से होती है जो एक जर्नलिस्ट होती है। मुरली नयनतारा को मन ही मन पसंद करने लगा था, इस वजह से वो अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी उसका फाइनल मुकाबला युगांडा देश के एक बॉक्सर के साथ होता है। अब क्योंकि मुरली का ध्यान नयनतारा पर होता है इसलिए वो इस मैच को हार जाता है। इसके बाद इंडिया के बॉक्सर इस रेस से बाहर हो जाते हैं। उधर टाइगर सर को भी दिख रहा था कि मुरली का ध्यान अपने करियर पर नहीं है। इसके बाद वो सब लोग इंडिया वापस आ जाते हैं, लेकिन अब टाइगर सर मुरली से बात करना बंद कर देते हैं। फिर 2 साल बाद टाइगर सर, मुरली और उसके सरदार दोस्त की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है। तभी मुरली को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि टोक्यो के टूर्नामेंट में मुरली एशिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनके सामने आया था, इसलिए मुरली को ओलंपिक्स खेलने के लिए बुलाया जाता है। तभी मुरली बहुत खुश हो जाता है और टाइगर सर को उसे ट्रेन करने के लिए बोलता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पाकिस्तान की आर्मी इनकी बेस पर हमला कर देती है, क्योंकि ये साल 1965 का साल होता है और इस साल इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था और इस हमले में कई जवान मारे गए थे। उनमें से मुरली का सरदार दोस्त भी होता है। यहाँ मुरली और टाइगर सर को भी बहुत गोलियां लगी थी लेकिन वो बच जाते हैं। उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और सन 1967 चल रहा होता है। 2 साल बाद जब मुरली को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह आर्मी हॉस्पिटल के अंदर है। यहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि 2 साल से वो बेहोश है और उसको 9 गोलियां लगी थी, जिनमें से 8 गोलियां उन्होंने निकाल दी हैं, लेकिन एक गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में लगी है, इसलिए डॉक्टर उसे नहीं निकाल पाए हैं। इसकी वजह से मुरली अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। उसके बाद मुरली को मुंबई इलाज के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि अब उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। उसके बाद आर्मी वाले उसके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं। मुरली के घर वाले वहाँ आते हैं और उसकी ये हालत देखकर उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अब बोझ बन चुका है, उसका यहीं रहना ठीक है। अब उसके घर वाले वापस चले जाते हैं। अपने घर वालों की बातों से मुरली अंदर से टूट जाता है और एक बार में 30 नींद की गोलियां खाकर मरने की कोशिश करता है। गोलियां खाने की वजह से मुरली उल्टी कर देता है और किस्मत से उसकी उल्टियों में वो गोली भी उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और उसकी जान भी बच जाती है। मुरली सोचता है कि भगवान उसे मारना नहीं चाहता है, फिर वो क्यों मरे। फिर क्या था, मुरली स्विमिंग सीखने लगता है। अब वो केवल अपने हाथों से स्विमिंग कर सकता था, इसलिए उसे बहुत ही दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता। तभी उससे मिलने टाइगर सर आते हैं
और उसे कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। इस पर मुरली कहता है अब वो ओलंपिक्स में नहीं जा सकता। तभी टाइगर सर उसे बताते हैं एक और टूर्नामेंट होता है जो बिल्कुल ओलंपिक जैसा होता है और उसे पैरा ओलंपिक कहते हैं। वहाँ पर वही स्पोर्ट्समैन आते हैं जिन्हें कोई ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम होती है। अगर तुम चाहो तो खेल सकते हो और गोल्ड मेडल भी जीत सकते हो। फिर क्या था, टाइगर सर मुरली की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और इसके बाद प्रैक्टिस और मेहनत कर करके मुरली स्विमिंग का मास्टर बन जाता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब मुरली इंडिया की तरफ से पैरा ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो जाता है और उसके बाद मुरली पैरा ओलंपिक्स खेलने के लिए जर्मनी जाता है। जैसे ही ये दोनों जर्मनी जाते हैं तो बदकिस्मती से यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है और इसी वजह से पैरा ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया जाता है। लेकिन मुरली अब हार मानने वाला नहीं था। 1 साल के बाद जर्मनी में फिर से पैरा ओलंपिक्स होते हैं और मुरली सीधा पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग कंपटीशन में परफॉर्म करने लगता है और वो इन ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और जीते जीते वो फाइनल्स में आ जाता है और फाइनल्स को भी जीत जाता है और वो इंडिया का पहला इंसान था जिसने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद हम कहानी के प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब यह सब सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर मुरलीकांत को इंसाफ दिलाने के बारे में सोचता है और एक जर्नलिस्ट को मुरलीकांत के बारे में सब कुछ बताता है। जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करती है और उसे भी पता चल जाता है कि मुरलीकांत की कहानी बिल्कुल सच है। इसके बाद वो जर्नलिस्ट मुरलीकांत को लेकर एक आर्टिकल छापती है जिससे मुरलीकांत की स्टोरी टीवी, अखबारों और सारी जगह फैल जाती है। अब सारा देश मुरलीकांत के बारे में जानता था और कुछ दिनों के बाद मुरलीकांत से मिलने सीधा होम मिनिस्टर से एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं और मुरलीकांत से कहते हैं कि आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते। यह सुनकर मुरलीकांत निराश हो जाता है। तभी अगले ही पल वो कहते हैं कि आपको अर्जुन अवार्ड नहीं बल्कि सीधा पद्मश्री दिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्मश्री देकर सम्मानित किया जाता है और जब सम्मान पाकर वो अपने गांव जाते हैं तो सारा गांव उनका वैसे ही सम्मान करता है और स्वागत करता है जैसे उन्होंने अपने बचपन में उस लड़के को देखा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी लेटेस्ट मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नई मूवी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।